अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम था इश्क की सरगुज़िश्त, अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम करने जा रहे हैं इस नावल का पार्ट 7। रात का वक्त था। हमारा ड्राइंग रूम में सर हाथों में लिए बैठा था, तभी वहाँ महाजमीन आई। क्या हुआ हमाद, ऐसे क्यों बैठे हो? खसारे में ज़िंदगी गुजारने वाले और किस तरह बैठेंगे? इसने सर नहीं उठाया। हुआ क्या है मेरे बच्चे? इसने हमाद के बालों में प्यार से हाथ फेरा। हमाद ने झटके से महाजमीन का हाथ पीछे कर दिया। क्या मांगा है मैंने आज तक आपसे? इसने सर उठाया तो आंखें कर्ब से सुर्ख पड़ी हुई थी। हमाद, ऐसे क्यों कह रहे हो? आप बचपन से ऐसा ही करती आई हैं मम्मी। मेरी हर पसंदीदा चीज़, हर अजीज़ शख्स को मुझसे दूर करती आई हैं। बचपन में मुझे मेरे दोस्तों से दूर कर दिया, ये कहकर कि वो मेरे स्टेटस के नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे बाबा को दूर कर दिया आपने। और अब बस दो ही लोग अजीज़ थे मेरी ज़िंदगी में, वो भी आपके जुर्म की भेंट चढ़ गए हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होगी कि मेरे जान से अजीज़ दोस्त आपकी वजह से अलग होने के दर पे हैं। मैं इनसे कैसे नज़र मिलाऊंगा मम्मी? वो दर्द से बोलता गया और महजबीन का दिल तड़पता गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया मेरी जान जो तुम मुझे इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे हो? क्यों गई आप हादी के पास वो केस लेकर? क्यों इसे इस दलदल में डाला आपने? मैंने तो बस इससे काम करवाया था, किसी की जान लेने को तो नहीं कहा, जो तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रहे हो। बस करें मम्मी, हादी जो किसी चींटियों का ना मारे, इसने एक जीती जागती लड़की को मार दिया। मैं मान ही नहीं सकता, वो सर झटकता हुआ बोला। तो मान लो मेरी जान कि ऐसा ही है। वो इसके साथ बैठ गई। मैं जैसे जानता नहीं ना, वही तो कह रही हूँ हमाद, तुम नहीं जानते। तुम हर इंसान को नहीं जान सकते कि वो अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा। प्लीज़ मम्मी बस करें, मुझे आपके झूठ से कोई गर्ज नहीं। वो उठकर गुस्से से कहता चला गया। और यही वो सच है जो तुम्हें बहुत कुछ देगा, वो तीखी मुस्कुराहट के साथ बोली। दोपहर के वक्त हादी स्टडी रूम में बैठा किसी सोच में मुब्तला था। हुरैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हादी इससे एक बार भी मिलने नहीं गया था। इसका सामना करने की हिम्मत हादी में नहीं थी। गहरी सोच से निकलने के बाद इसने अपनी आंखों को मला और गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। तभी फ़ोन की रिंग हुई। इसने टेबल से फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बस आ रहा हूँ, तुम बाकी सब संभाल लो। वो फ़ोन बंद करता बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ उतर रहा था कि मुलाजिम को अपने कमरे से बैग पकड़े निकलते देखा। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? वो हादी साहब, बाहर बेगम साहिबा हैं, आई हैं, अपना ज़रूरी सामान मंगवाया है इन्होंने। हादी इसकी बात पर जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर निकला। हुरैन गाड़ी में बैक सीट पर बैठी हुई थी और सर पर बैंडेज लगी थी। घर का दरवाज़ा खुला और हादी बाहर निकलता नजर आया। हुरैन ने नज़रें फेर लीं। हुरैन, तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? वो विंडो से झांकते हुए बोला। अपने घर लेकर जा रही हूँ, हुरैन सर्द लहजे में बोली। अपने घर? हुरैन, तुम्हारा घर ये तुम्हारा घर है और मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने घर पर जोर देते हुए बोली। हुरैन देखो, तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुम्हें मना लूँगा, मुझ पर गुस्सा हो तो गुस्सा निकाल लो, मैं सुन लूँगा। मुझे बुरा भला कहना चाहो कह लो, जो दिल में आए कह दो, मगर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इसने दर्द भरे लहजे में इल्तिजा की। तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं था। मैं और झूठ की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मुबारक हो। हुरैन प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? वो चाहता था हुरैन किसी तरह रुक जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रहूँगी तुम्हारे बगैर। हुरैन ने हाली आंखों से इसे देखा। हादी को अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हुआ। इसको पहली बार इन आंखों में अपने लिए कहीं भी मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही थी। वो आंखें हर एहसास से खाली थीं। चलो ड्राइवर। हुरैन। गाड़ी चली गई और वो उसे पकाड़ता रह गया। हुरैन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो दीला की नज़र हुरैन के सामान पर पड़ी। हुरैन, ये सब क्या है? मेरा सामान, जाएं आप ये मेरे कमरे में रख दें। माँ को बताकर इसने मुलाजिम को सामान ऊपर रखने का बोला। लेकिन तुम यहाँ क्यों लाई हो? अपना सामान घर नहीं लाऊंगी तो और कहाँ लेकर जाऊंगी? एनी सोफे पर बैठी इन्हीं को देख रही थी। घर? बच्चे, हादी का घर तुम्हारा असल घर है, अदीला ने नरमी से कहा। नहीं है अब, हुरैन सख्त लहजे में बोली। देखो हुरैन, तुम जल्दबाजी में कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना, अकल से काम लो। अभी अभी ही तो आई है अकल मम्मी, अभी ही तो अकल से काम लेने लगी हूँ। हुरैन, जज्बाती फैसले अक्सर घाटे का सौदा हुआ करते हैं, खसारे के सिवा इनमें कुछ नहीं मिलता। जो हो गया है मम्मी, इससे बड़ा खसारा अब कुछ हो भी नहीं सकता। वो हाथों से बालों को पीछे करती सोफे पर बैठ गई। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन समझ तुम्हें शायद वक्त पर ही आए। अदीला इसे कुछ भी हाथ में ना लाते देख कहकर चली गई। मुझे माफ़ कर दी हूँ रापी, मेरी दुआ आपको बददुआ बनकर लग गई है, एनी गमगीन होकर बोली। इंसान खुद को अपने हाथों जार कर इसे दूसरों की नज़र या बददुआओं का नाम दे देता है। वो सर हाथों में लेकर बोली। वो सर हाथ में पकड़े बोली। वो सर हाथ में पकड़े बोली। आप हादी भैया के बगैर नहीं रह सकती हूँ रापी, आप अपना ख्याल नहीं रख सकती। ख्याल की परवाह किससे है बहनी?
वो मुझसे मोहब्बत ना करता, मेरा इतना ख्याल ना रखता, मेरी इतनी परवाह भी ना करता, लेकिन उसे मेरा एतबार नहीं तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ना चाहिए था, वो कहते अपने मुंह को दोनों हाथों में छुपा गई। आज का दिन शाम का वक्त था। हुरैन अभी कोर्ट से आई थी और फ्रेश होने चली गई। एनी ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद हुरैन सीढ़ियाँ उतरती नजर आई। मेरे कमरे में कौन गया था? वो गुस्से से बोली। क्या हुआ हो रापी? एनी इसे गुस्से में देख हैरान हुई। मेरे कमरे में कौन गया था? छोटी बीबी, मैं गई थी, मुलाजमा ने झिझकते हुए बताया। क्या करने गई थी? सफाई। जी सफाई करने गई थी। क्या हुआ हुरैन, गुस्सा क्यों कर रही हो? अदीला ने किचन से निकलते हुए पूछा। कितनी बार कहा है मेरे कमरे में किसी को मत आने दिया करें, मेरा सारा सामान अपनी जगह से हिला हुआ है। वो गुस्से में बोली। बेटा आगे भी तो सफाई करती है, आज नया क्या हो गया? अदीला को तो इसका गुस्सा समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अब कोई आगे से जब तक कुछ बोले ना, खुद किसी को ख्याल नहीं आना। मैं बता रही हूँ, आइंदा मेरे कमरे में कोई मुलाजमा ना आए। माफ़ी छोटी बीबी। मुलाजमा इसके गुस्से से बुरी तरह डर गई और हुरैन जैसे गुस्से पे सवार आई थी इसी तरह वापस चली गई। इसे हो क्या गया है? पहले तो कभी इसने गुस्सा नहीं किया इस तरह। अदीला परेशान होकर बोली। मम्मी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपने अंदर के शोर को खामोश करने के लिए बाहर तूफ़ान बर्पा करना पड़ता है। वो भी यही कर रही हैं, एनी ने कहा। अल्लाह जाने सारी ज़िंदगी इस शोर के साथ कैसे रहेगी ये। अदीला अफसोस करती दोबारा किचन में चली गई। हमाद ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे की हालत देखकर इसका सर चकरा गया। कमरे की हर चीज़ बिखरी पड़ी थी और धुएं से भरा हुआ था, जिसके बायस वो खांसा। फिर नज़र हादी पर पड़ी जो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। हमाद इसकी तरफ बढ़ा। हादी, इसे आवाज़ दी मगर कोई हरकत ना हुई। हादी, फिर पुकारा, वो हिला भी नहीं। हादी उठ जा। हमाद ने इसे कंधे से झंझोड़ा। सोने दे। हादी की भारी आवाज़ आई। तुझे अभी भी सोना है? इसने हैरत से पूछा। हाँ। तुझे नींद कैसे आ सकती है? और ये कमरे का क्या हाल कर रखा है? हमाद ने इधर उधर नज़र घुमाई। हाँ, इस यकीन में सोता जा रहा हूँ कि कोई तो ऐसा वक्त होगा कि मेरी आंख ना खुले और इस कमरे से ज़्यादा बुरा हाल तो मेरे दिल का करके चली गई है। हादी की बात पर हमाद साख्त इसे देखता रह गया और इसके दिल ने कहा, मतलब हुरैन वाकई हादी की जान लेने की सलाहियत रखती है। फिर नज़र साथ पड़े एश ट्रे पर गई जहाँ वो सिगरेट की कितनी डब्बियाँ सुलगा चुका था। गहरी सांस भर के इसके साथ बैठ गया। उठ जा हादी, मौत इतनी रहमदिल नहीं कि जब मांगो तुम्हें आ लिपटे। इसने भी तो इतनी बार मांगी थी, लेकिन कहाँ आई थी। हमाद, तू मेरा दोस्त है, तुझे एक अच्छी एडवाइस दूँ? वो औंधे मुँह ही लेटे बोल रहा था, जैसे इसका जिस्म हिलने से अनकारी हो। पैसे ना लगे तो दे दे। ज़िंदगी में सब कुछ करी, जो जी में आई करी, लेकिन कभी भी किसी से मोहब्बत ना करी, कभी ना करी। जब भी मोहब्बत का दिल हो तो मुझे मिसाल की तरह याद कर लेना कि मोहब्बत किसी की जान तो नहीं लेती, मगर किसी को ज़िंदा छोड़ती भी नहीं। इसकी भारी आवाज़ में लर्जिश थी और इसकी बात पर हमाद का दिल कांप कर रह गया। बहुत देर हो चुकी अब तो, बहुत देर। और इससे इस वक्त हुरैन किसी जालिम से कम नहीं लगी जिसने दो लड़कों के दिलों को अजाब में डाल दिया था। और इसी अजाब में 2 हफ्ते गुजर गए। दोपहर के वक्त हुरैन कोर्ट में किसी मीटिंग के लिए जा रही थी और इस मीटिंग में दूसरे माहिर वकील भी शामिल थे, जिनमें हादी भी था। ओह मिस हुरैन, आप? वकार हुरैन को देख हैरान हुआ। जी मैं। मेरा मतलब आप यहाँ कैसे? इसने दांत निकालते हुए पूछा। जिस तरह आप लोग यहाँ हैं मैं भी वैसे ही हूँ। हुरैन आबरू झुकाए बोली। बड़ी तेज़ी पकड़ रही हैं आप। जी, आप जैसे वकीलों तक पहुँचने के लिए पकड़नी पड़ी। आप सबको अंदर बुलाया जा रहा है, एक शख्स ने इतला दी। लेडीज़ फर्स्ट, वकार ने हाथ से आगे इशारा किया। सब कमरे में अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे। हुरैन के साथ 2 लड़कियां थीं और बाकी मर्द थे। हादी और हुरैन में 2 लोगों का फासला था। ये मीटिंग इन वकीलों के लिए हुई थी जो अपने काम असूलों से करते थे और कुछ भी करने से ना घबराते, जैसे कि हादी। तो आप सब जानते ही हैं कि ये केस हमें हर हाल में लड़ना है। मैं जानता हूँ कि इस केस के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि आप सब अपनी राय जाहिर करें। इससे पहले मुझे पता चला है कि हमारे बीच बाहर की वकील आई हैं। इसने हुरैन की तरफ देखा। आपका नाम? हुरैन। हुरैन औरंगज़ेब। हुरैन ने लब काटते हुए अपना नाम बताया और दूसरी तरफ हादी को दिल में कुछ चुभता महसूस हुआ। वो अब कभी इसके नाम से नहीं जानी जाएगी। तो आपका यहाँ आने को इरादा कैसे हुआ? ईमानदार रहते रहते थक गई हूँ तो सोचा ये काम भी आजमा लूँ और देखूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को अपना सब कुछ बुला देता है। वो सर्द लहजे में बोली। हादी ने अपने माथे पर हाथ फेरा। बिल्कुल अच्छा फैसला किया आपने, क्योंकि इस दौर में किसी को भी ईमानदार वकील की ज़रूरत नहीं। हुरैन इसकी बात पर लब भेज कर बैठ गई। शाम के वक्त हुरैन मीटिंग से फारिग होकर घर आ गई। गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो लॉन में एनी बैठी नजर आई। कोट बाजू पर डाले लॉन की तरफ बढ़ गई। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, एनी ने चौंक कर देखा। कुछ नहीं, ऐसे ही। इसने गहरी सांस भरी। कुछ तो कर रही हो? हुरैन इसके साथ बैठ गई। नहीं, कुछ भी नहीं। उदास क्यों लग रही हो?
हुरैन ने इसका चेहरा बगौर देखते हुए पूछा। उदास तो नहीं हूँ, एनी ने आबरू उचकाई। तो फिर? बेबस हूँ। उदास शख्स तो फिर भी रो लेता है, लेकिन बेबस शख्स तो रो भी नहीं सकता। और बेबस क्यों हूँ? किसी चीज़ के ना मिलने की अजियत जानती हैं आप? हुरैन एनी के सवाल पर इसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। तुम किसी चीज़ के मिलने के बाद इसे खो देने की अजियत जानती हो? एनी ने आबरू उठाकर हुरैन को देखा, जो मुस्कुराकर इसे ही देख रही थी, फिर लब काटती नजरें झुका गई। वैसे कौन सी चीज़ नहीं मिली तुम्हें? हुरैन आगे को झुकी और तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। वही जिसको मांगते एक अरसा गुजर गया है। अपनी महबूब चीज़ मांगने के लिए मैंने अल्लाह को इसके महबूब का वास्ता भी दे दिया। हर तरह के वसीले आजमा लिए, लेकिन लगता है अल्लाह को मेरा मांगना ज़्यादा ही पसंद आ गया है। वो मुंह बसोरती हुई बोली। एनी की बात पर हुरैन हंस दी। तुम अल्लाह से मांगने के लिए वसीले क्यों तलाश कर रही हो? मतलब? एनी ने इसे देखा। मतलब कि अल्लाह तुम्हारे करीब है, तुम्हारी शारक से भी करीब, तो तुम्हें किसी और के ज़रिए मांगने की क्या ज़रूरत? किसी और के ज़रिए तो तब मांगो जब देने वाला तुम्हारी पहुंच से दूर हो। और अल्लाह तो कहता है वा इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। एनी से देखती रही। और जब तुम्हें लगे कि दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल नहीं हो रही यानी, तो सब्र और शुक्र से काम लो और इस पर सब्र मांग लो अल्लाह से। नहीं, एनी फ़ौरन बोली। सब्र नहीं मांग सकती, हर किसी के दिल को सब्र कबूल नहीं होता। आप थक गई होंगी, फ्रेश हो जाएं, वो कहती हुई जल्दी से उठकर चली गई और हुरैन इसे हैरत से जाती देखती रही। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हुरैन डिनर करके सो गई। अभी वो नींद की वादियों में थी कि इसके मोबाइल की रिंग हुई। काफ़ी देर रिंग होती रही। हुरैन ने साइड टेबल पर हाथ मारा तो मोबाइल हाथ में आया। इसने नींद में ही फ़ोन कान से लगाया। हेलो, कौन? मदहोश आवाज में पूछा। मिसेस अब्दुल हादी बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई। नहीं, आप कौन? हुरैन ने फिर पूछा। मैं उड़ीश मैं अरीशा नुरेज़ बात कर रही हूँ। मुझे मिस हुरैन से बात करनी है। हुरैन फ़ौरन उठ बैठी। कौन बात कर रही हैं? इसे लगा इसने कुछ गलत सुन लिया। अरीशा नुरेज़। हुरैन को अपनी दुनिया हिलती महसूस हुई। तो तुम ठीक हो? तो तुम तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज़िंदा हूँ। तुम कहाँ हो? और हॉस्पिटल में। मैंने तुम्हारी डेड बॉडी देखी। वो सब क्या था? हुरैन ने माथे पर हाथ फेरा। मैं यूनान में हूँ और जो आपने डेड बॉडी देखी थी वो मेरी नहीं थी। तो मुझे समझाओगी ये सब क्या है? हुरैन को इसकी कुछ समझ ना आई। जी, आपके हस्बैंड मिस्टर हादी हमारे पास आए थे हमसे मिलने, और इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया कि इन्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया गया है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो इनकी वाइफ की जान को ख़तरा है। पहले तो मैं डर गई कि शायद वो मुझे मारने आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे और मेरे बाबा को सही सलामत दूसरे मुल्क भेजने का वादा किया और कहा कि सबको यही पता चले कि अरीशा नुरेज़ नहीं रही। मुझे पहले ही फ़्लाइट से यूनान भेज दिया गया था। उन्होंने ये सब एक रात में किया था, और डेड बॉडी किसी और की थी जो शायद मेरी ही उम्र की हो। बाबा को इसके लिए वहाँ रुकना पड़ा था, और कुछ दिनों बाद वो भी मेरे पास आ गए। आपके हस्बैंड ने हमारे सारे अखराजात उठाए और मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करवाया। वो ये आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन इन सब में हमसे एक गलती हो गई। वो क्या? हुरैन मुश्किल बोली। मेरे पापा ने आपको बताने से रोक दिया था मिस्टर हादी को, कि कहीं आपका ज़रा सा इत्मीनान भी दुश्मनों को शक में न डाल दें। वो मजबूर बाप थे। उन्होंने वादा ले लिया था कि कुछ भी हो जाए आपको नहीं बताएंगे। और फिर मिस्टर हादी ने बेबस बाप के हाथों बेबस होकर वादा कर दिया। मुझे माफ़ कर दें कि हम आपको नहीं बता सके। हुरैन को लगा कि वो बगला सांस कभी नहीं ले सकेगी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिस हुरैन कि आपको खुद पर दुनिया और जान लुटाने वाला शख्स मिला है। वो क्या बताती है ईशा को कि वो अपने हाथों अपनी खुशकिस्मती को बस बदकिस्मत कर गई है। इसने फ़ोन रख दिया और सर दोनों हाथों में दे दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? वो किसी शिकस्ता इंसान की तरह रोती चली गई, जो हर जुआ इस आस पर लगाता है कि अगली बाजी वही जीतेगा, लेकिन अपना सब कुछ हार कर वो खाली हाथ रह जाए तो बिल्कुल हुरैन की तरह होता है। सुबह के वक्त सूरज सर पर था। एनी किचन से पानी का गिलास थामे निकल रही थी। एनी, थोड़े से बर्तन ही धो दो, ज़रा ख्याल नहीं कि माँ का हाथ बटा लूँ, कि अदीला की आवाज़ आई, और एनी तो ऐसे आगे बढ़ी कि कुछ सुना ही ना हो। रापी कहीं जा रही हैं? हुरैन को सीढ़ियाँ उतरते देखा। हाँ, कुछ काम है। वो जामनी फ्रॉक और पजामे में मलबूस थी और बालों की पोनी थी। आप ठीक तो हैं? ठीक से सोई नहीं क्या? एनी ने आंखें सुकेर कर हुरैन की आंखों के गिर्द हल्के पड़े देखे। बस हल्के ही देख सकी। इसके अंदर क्या कुछ टूट गया था, वो कहाँ देख सकती थी। कुछ नहीं आनी, मुझे काम है, वो हुरैन कहती पलट गई। अरे, अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। वो कंधे उचकाती सोफे पर बैठ गई। हुरैन ऑफिस में दाखिल हुई तो हादी को जिद से बात करते पाकर इनके पास आई। मिस हुरैन, आप आ गई? जी सॉरी, मुझे देर हो गई। हुरैन ने एक नज़र हादी पर डाली, जो संजीदा सा जज की तरफ रुख किए खड़ा था। कोई बात नहीं, मिस्टर हादी का जो केस था वो अब आपको हैंडल करना है, तो ये सारी अहम मालूमात आपको दे देंगे। लेकिन मैं कैसे? वो हैरान हुई।
جیسے آپ کرتی ہیں اسی طرح باقی آپ لوگ ڈسکس کر لیں یا آپ مسٹر ہادی سے کچھ ٹپس لے لیں. مجھے کام ہے, میں اب چلتا ہوں. جج خود کو ایکسکیوز کرتا چلا گیا. ہادی بھی چونکا تم مڑ کر باہر کی طرف بڑھا. حورین اس کے پیچھے چل دی. ہادی تم کیس کیوں نہیں؟ وہ کچھ ہادی سے بولتی کہ ہادی کے تیز قدم اس سے پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئے. تو اب اس کی سننا تو دور, اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ جان لینے پر حورین کو اپنے دل پر ہاتھ پڑتا محسوس ہوا, اور وہ اسے پہلی بار خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی. تو اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب کچھ لے کر جا رہا ہے اور وہ وہاں خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی. ماں جبین آفس کی کرسی پر بیٹھی بالوں کا جوڑا کیے دو لٹ چہرے کو چھو رہی تھی. سرخ لپسٹک اور کرسٹل کا نیکلس پہنے وہ کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی, اور اس کے سامنے ولید بشر بیٹھا تھا. تم کبھی اتنی دیر کسی وکیل کو نہیں رکھتی, بلکہ مجھ سے زیادہ جلدی تمہیں ہوتی ہے انہیں ٹھکانے لگانے کی. تو ہادی کے بارے اتنا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ اگر اس نے ہمارے خلاف چال چل دی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا. تم ٹھیک کہتے ہو, میں نے اس پر رحم کیا تھا اپنے بیٹے کا دوست سمجھ کر, اور اب تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے. اس کی محبت, اس کی بیوی تو اسے چھوڑ گئی ہے, اور جس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا. ماجبین تیکھی مسکراہٹ لیے بولی. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم کرتے آئے ہیں. ماجبین نے کرسی سے ٹیک لگا لی. تو میں لگاؤں اپنے خاص بندوں کو کام پر؟ ولید بشر مسکراہٹ لیے آگے کو جھکا. دوپہر کا وقت ہو چکا تھا. ہادی آفس میں بیٹھا کچھ فائلز ڈرار سے نکال رہا تھا, اور سامنے کرسی پر حماد بیٹھا موبائل میں مصروف تھا. کچھ دیر بعد سیکرٹری اندر آئی. سر, آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں. یہ ہادی فائلز کو چیک کرنے لگا. یہ سب مس حورین کو انفارم کر کے کل انہیں دے دیں. اس نے فائل سمیٹ کر سیکرٹری کی طرف بڑھائیں. حماد نے نظریں اٹھا کر ہادی کو دیکھا. جی سر. وہ فائلز تھامے آفس سے چلی گئی. جس کے علاوہ تم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, آج اسے بھی دیکھنے سے انکاری ہو؟ حماد نے موبائل میں ہی دیکھتے ہوئے پوچھا. کیا مطلب؟ ہادی نے آبرو اٹھائی. مطلب کہ وہ موبائل رکھتا ہوا سیدھا ہوا. تمہیں لگتا ہے اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ ہاں, میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا. آخر میرے جرم بھی تو بہت بڑے تھے, جس کے بدلے میں اس نے مجھے سزائے موت بس سنائی ہی نہیں بلکہ دے بھی دی. ہادی نے کرسی سے ٹیک لگا لی. سزائے موت؟ وہ جانتی ہے یہ سزا تمہارے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں تھی. وہ سب جانتی ہے. میں اسے بتا چکا تھا کہ اس کے بچھڑنے سے میں بن موت مارا جاؤں گا, اور اس نے وقت نہیں لیا میری جان لینے میں. اور تم کہتے ہو میں اسے دیکھنے سے انکاری ہوں؟ میں اسے ایک بار دیکھ لوں گا نا حماد, تو مجھے یقین آ جائے گا کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. مجھے یقین آ جائے گا کہ حورین عبدالہادی جس نام پر میں غرور کرتا نہیں تھکتا تھا, وہ حورین اورنگزیب ہو گئی ہے. مجھے یقین آ جائے گا وہ میری زندگی سے چلی گئی ہے کبھی نہ آنے کے لیے. ہادی نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی, اور حماد گہری سانس لے کر اٹھ گیا. رات میں ملتے ہیں, میں چلتا ہوں. حماد پینٹ کی جیب میں گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے آفس سے باہر نکل رہا تھا. چابیاں نکال کے سامنے دیکھا تو گاڑی کے پاس کسی کو کھڑے دیکھ وہ بت بن گیا. چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا. گلے نہیں ملو گے میرے بچے؟ وہ شخص آگے بڑھا تو حماد کے قدم پیچھے چل دیے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت میں گھرا تھا. اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں. اور کیا کرنے آؤں گا؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولے. آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں آپ کا کوئی بیٹا نہیں. حماد تھوڑا سنبھلتے ہوئے تلخی سے بولا. ایسے تو نہ کہو حماد, میں مجبور تھا, تم جانتے ہو. مجبور؟ حماد بے یقینی سے بولا. ہاں مجبور. شفیع نے سر جھکا لیا. کوئی باپ اتنا مجبور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلا جائے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا. مجھے معاف کر دو حماد, تمہاری ماں کے کاموں سے تنگ آ گیا تھا, اس کے ساتھ رہنا عذاب تھا. وہ افسردگی سے بولے. میری ممی کی غلطیوں کی سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے کیوں باپ کی محبت سے محروم رکھا آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب جو باپ کو دیکھ رک نہ سکے. وہ تمہیں کسی حال میں مجھے نہیں دے سکتی تھی, اور میں ایک ماں پر یہ ظلم کر بھی نہیں سکتا تھا. لیکن میں تمہارا جرم ہوں, مجھے معاف کر دو. ایک بار میرے گلے لگ جاؤ, مجھے خود کو جی بھر کر محسوس کرنے دو. وہ بے بسی کے ساتھ بازو پھیلائے کھڑے تھے. حماد کچھ دیر انہیں یوں ہی دیکھتا رہا, پھر اس نے پہلا قدم اپنی باپ کی طرف بڑھایا. وہ کتنا ترسا تھا ان کی پناہ میں آنے کے لیے, وہ کتنا تڑپا تھا اپنے بابا کو بلانے کے لیے. وہ باپ کے گلے لگ گیا. شفیع نے اسے جی بھر کر محسوس کیا, اور حماد بھی اپنے باپ کی آغوش میں کچھ دیر سکون حاصل کرنے کے بعد پیچھے ہٹا تو شفیع نے اس کا بغور جائزہ لیا. یہ کیا حال کیا ہوا ہے تم نے اپنا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کی بجھی صورت اور صحت دیکھ بولے. جو ایک بار چھوڑ کر چلا جائے, اسے پلٹ کر پیچھے رہ جانے والوں کی خبر رکھنے کا حق نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا, اور اگر زندہ ہے تو کس حال میں زندہ ہے, کیونکہ وہ مر کر بھی چھوڑ کر جانے والے کو اپنا حال دل نہیں سنائے گا. میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے, کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے. شفیع نے حماد کے کندھے کو تھپکایا. جب آپ اپنی اولاد کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے, وہ اولاد وقت سے پہلے بڑی ہو جاتی ہے. حماد کے لمحے
حماد کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے شفیع نے سرد آہ بھری۔ رات کو حرین کافی دیر سے گھر آئی تھی۔ وہ ابھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی کہ اس کے فون کی رنگ ہوئی۔ بیگ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ ہیلو مس حرین بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کون؟ میں مسٹر ہادی کی سیکرٹری بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ کو کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ دینے کو کہا ہے۔ آپ کل ریسیپشن سے پک کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی، تھینک یو۔ حرین موبائل کو دیکھتی رہی۔ تم نے ہی سب ختم کیا ہے حرین، تو رو کیوں رہی ہو؟ اس نے خود پر ہی طنز کیا تھا۔ جمشید اور اینی کمرے سے باہر نکلے۔ ہڑاپی اتنی دیر سے آئی ہیں آپ؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حرین نے چونک کر دیکھا۔ ہاں کچھ مصروف تھی۔ آئیں، میں اور دادا ابو باتیں کر رہے تھے، آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں۔ جمشید کی ویل چیئر چلاتے ہوئے صوفے تک آئی۔ نہیں میں تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اینی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ بھائی مجھے جس کے لیے کمرے سے نکال کر لائی ہو، دینے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ جمشید نے اینی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں دادا ابو، بس 2 منٹ میں آپ کی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اینی چٹکی مارتی کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فجر کے وقت اینی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھولے بیٹھی تھی اور سورہ مزمل کی آخری آیات پڑھ رہی تھی۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تنہائی رات، اور ایک جماعت ان سے جو کہ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا ہے رات اور دن کو۔ وہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے، زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل رزق حلال کو، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے قرآن بند کیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اتنے میں فون کی رنگ ہوئی۔ اس وقت کون ہے؟ وہ سوچتے ہوئے موبائل کی طرف بڑھی اور موبائل کی اسکرین پر ابھرتے نام کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ حماد کی کال تھی۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اینی؟ دوسری طرف سے مدھم آواز آئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ وہ اس وقت فون کرنے پر پریشان ہوئی تھی۔ ہاں سوری تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ ارے نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اب بتاتے ہو جس کے لیے فون کیا آپ نے؟ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہیں تھا تو سوچا تمہیں ہی کال کر لوں۔ یہ تو آپ اب اپنے دوستوں سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ کدھر ہیں آپ کے 2 عزیز دوست؟ اینی مسکرائی۔ اسی کا تو ڈر ہے کہ وہ دونوں عزیز دوست ہیں، اپنا درد بتاؤں گا تو وہ درد کی وجہ جانے بغیر سکون نہیں کریں گے، اور انہیں وجہ تو میں بتانے سے رہا۔ تو پھر کر لے اپنا دل ہلکا، میرے پاس ابھی بہت جگہ ہے غموں کو رکھنے کی۔ تم نے بھی غم پالے ہیں؟ ہر اس شخص نے غم پالے ہیں جس نے اپنا کچھ نہ کچھ کسی اور کے حوالے کر دیا ہو۔ تم نے کیا حوالے کر دیا کسی اور کے؟ حماد کے سوال پر اینی نے گہری سانس بھری۔ مجھے اپنا دل ہلکا نہیں کرنا تھا، آپ کو کرنا تھا، تو بتائیے۔ بے بس کر رکھا ہے محبت نے اور لوگوں نے، مجھے بھی تو کر رکھا ہے۔ کیوں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں لوگ؟ تم نہیں جانتی یعنی انسان کبھی کبھی اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہر روز اپنے دل سے لڑتا ہوں، ہر دن اسے خود غرض اور بغاوت پر اترنے سے روکتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے اتنا ظلم برداشت کرتے کرتے کہیں یہ مجھ میں پناہ لینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ حماد کی باتوں پر اینی کچھ دیر کے لیے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں خود غرضی نہ ہو؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ نہیں، محبت میں تو دوسروں کی خوشی دیکھی جاتی ہے، اور تب تو خود غرض بننا اور بھی مشکل ہے۔ جب محبت حاصل کرتے آپ کچھ اور کھو دو، اور وہ کچھ اور آپ کے لیے کتنا عزیز ہے۔ اینی کی آواز روندھی ہوئی تھی جس کا اندازہ حماد کو نہیں ہوا۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ایک جینے کی وجہ ہے تو دوسرے میں جان بستی ہے۔ اس کے لیے حرین جینے کی وجہ تھی تو ہادی میں جان بستی تھی۔ تو آپ جینے کی وجہ حاصل کریں گے تو جان سے جائیں گے، اور جان حاصل کریں گے تو جینے کی وجہ نہیں رہے گی۔ پھر تو آپ بہت ہی خود غرض ہیں، آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، شاید میں راہ گزر کا وہ مسافر ہوں جسے منزل بھی مل جائے تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ تمہارا شکریہ، میں اب چلتا ہوں، تم سو جاؤ۔ فون بند کر گیا۔ اینی نے موبائل کان سے ہٹایا۔ آپ واقعی بہت خود غرض ہیں، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میرے دل پر قہر ڈھا دیا۔ وہ بنا آواز روتی چلی گئی۔ حماد ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی آس توڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ اپنے دل کو یہ سمجھانے سے قاصر تھی کہ حماد اس سے بہت دور ہے، صحرا میں بھٹکی اس شخص کی طرح جسے جینے کی وجہ دکھتی ہے تو پاس پہنچنے پر پتہ چلتا ہے وہاں سوائے موت کے کچھ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت حرین ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ مس حرین، بس مجھے 2 منٹ دے دیجیے۔
सेक्रेटरी से कहती फ़ाइल्स देखने लगी। हुरैन ने ऑफिस में झांका तो वहाँ कोई ना था। फिर नज़र घुमाए इर्द गिर्द देखा। ये लें आपके डॉक्यूमेंट्स। इसने फ़ाइल हुरैन के सामने रख दी। थैंक यू। हुरैन ने मुस्कुराकर फ़ाइल्स पकड़ ली। मुड़कर हादी के ऑफिस तक बढ़ी। शीशे का दरवाज़ा खोले, चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर अंदर आ गई। चलते चलते पूरे रूम का जायज़ा लेने लगी। टेबल के पास पहुंची तो नज़र टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर गई। हुरैन ने आंखें सुकेड़ कर इन्हें देखना चाहा और देखते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। झुककर कागज़ आगे पीछे किए। वो सब किसी चीज़ का पुख्ता सबूत थे। महाजबीन और वलीद बशर के हर बुरे काम के सबूत और अलमीर बशर के फैक्ट्री में होने वाले हर काम के सबूत थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हादी की भारी आवाज़ पर चौंकी वो। मैं। हादी तेज़ी से चलता टेबल के पास आया और डॉक्यूमेंट समेट कर ड्रॉर में रख दिए। मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो चुका है, तुम अब जा सकती हो। इसने हुरैन के हाथ में पकड़ी फाइल देकर सर्द लहजे में कहा। माथे पर ढेरों बल थे। वो मैं जा रही थी, लेकिन ये सब क्या है हादी? क्या? हादी ने जान बनने की कोशिश की। हुरैन 2 कदम चल के इसके करीब हुई। तुम जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब करना चाहिए? मैं जो भी करूँ तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मिस हुरैन औरंगज़ेब। हादी ने आखिरी लफ्ज़ पर जोर देते हुए तिल्ही से कहा। हादी, मगर इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें आसानी से जाने देंगे? हादी ने गुस्से से इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। हुरैन को इसकी उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। इसने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। तुमने मेरी जान इस काबिल छोड़ी ही कहाँ है जो कोई और ले सके? वो सख्ती से लब खींचते बोला, जिस पर हुरैन ने बेसख्ता आंखें खोलकर इसे देखा। वो कुछ देर इसकी आंखों में देखती रही। कितना गुस्सा था इन आंखों में जिनमें वो हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखती आई थी। वहाँ आज इसे अपने लिए ढूंढने से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हादी, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती बोली कि वहीं हादी की गिरफ्त और मजबूत हुई और हुरैन को अपने बाजू की हड्डियाँ कुचलती महसूस हुई। वो दर्द से कराही। इतने से दर्द पर तुम तड़प पड़ी हो? तो सुनो, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? वो गुर्राया था किसी जख्मी शेर की तरह और इसके लफ्ज़ों से हुरैन को अपनी जान हलक में अटकती महसूस हुई। हादी ने ज़ोर से इसका बाजू झटका। वो बेसाख्ता पीछे हुई। हुरैन की आंखों में आंसुओं का रेला था, जिससे वो थामे हादी को बेयकीनी से देख रही थी। चली जाओ यहाँ से। वो चलाया था। हुरैन को पहली बार इससे डर लगा। वो पलटी और बेसाख्ता आंसू गाल पर बहने लगे। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकी दबाती वहाँ से चले गई। हादी गहरे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था कि फिर इसने अपने सर के बालों को दोनों हाथों से नोचा। साथ ही टेबल पर रखी हर चीज़ को इसने लम्हे में ज़मीन बोस कर दिया और हलक के बल चलाया। इसकी चीखों में दर्द, कर्ब और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं था। वो टूट गया था कभी ना जुड़ने के लिए। वो मर गया था कभी ना जीने के लिए। और इस पर सितम कि इसका कत्ल इसकी मोहब्बत के हाथों हुआ था। शाम के वक्त एनी ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी और साथ ही अदीला टेबल पे चाय पी रही थी। कुछ देर बाद हुरैन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? अदीला ने इसे देखते पूछा। जी मम्मी। वो गहरी सांस लेते सामने सोफे पर बैठ गई। एनी को देखा जो मोबाइल में ही मसरूफ़ थी। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही। इसकी नज़र मोबाइल में ही मरकूज़ थी। हुरैन इसके जवाब पर इसे देखने लगी। फिर इससे कुछ याद आया। हाँ, तुम कुछ कह रही थी मुझसे सुबह, बताओ क्या कहना था? कुछ नहीं कह रही थी हुरापी, आप जहाँ मसरूफ़ हैं वहीं मसरूफ़ रहें। वो कहती उठकर जाने लगी। हुरैन ने इसे हैरत से देखा। ये कैसे बात कर रही हो आप इसे? अदीला ने इसे टोका। कैसे बात की है मैंने मम्मी? इनके लिए मेरे पास वक्त होता है? हमेशा किसी न किसी चीज़ में खुद को मसरूफ़ करके रखती है। पहले अपना सारा वक्त वकालत में मसरूफ़ करती रही, फिर मोहब्बत में मसरूफ़ रही और अब बदला लेने में मसरूफ़ है और आगे पता नहीं किस में मसरूफ़ होना है। इसलिए आप मुझे अपना वक्त ना दें। वो गुस्से से कहती सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। इसे हुरैन का इतने दिनों से इग्नोर करना बुरा लगा था और ऊपर से आज हमाद की गई बातों का भी गुस्सा हुरैन पर ही निकाल दिया। इसका दिमाग हिल गया है, तुम इसकी बातों को संजीदा ना लो। अदीला ने हुरैन का चेहरा देखा। नहीं मम्मी, इसने सच ही तो कहा है। हुरैन का दिल चाह रहा था बस फूट फूट कर रो दे। इसने सच कहा है मम्मी। मैं पहले वकालत में उलझी रही, वहाँ से निकली नहीं थी कि मोहब्बत में उलझ गई। अभी इसमें मसरूफ़ थी कि बदला लेने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन यानी को गौर से कभी सुनने की कोशिश नहीं की। वो संजीदा रहने लगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। मैंने कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की मम्मी कि वो वक्त से पहले बड़ी क्यों हो गई है। मैं इसके दिल का हाल नहीं जान सकी। वो रहानसी हो गई। हुरैन बच्चे, वो बस ऐसे ही बोल गई है। अदीला ऐसे देख परेशानी से बोली। ऐसे नहीं बोल के गई वो मम्मी, मुझे जानना चाहिए था इसे क्या चाहिए, वो किस चीज़ के लिए इतना संजीदा है। मैं बड़ी बहन हूँ इसकी, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होना चाहिए? मैंने बड़ी बहन का फ़र्ज़ नहीं निभाया। हुरैन, तुम हर किसी के दिल का हाल नहीं जान सकती हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो अपनी उम्र के इस हिस्से में हैं जब लोग बड़ा होना सीखते हैं। वो इस उम्र में पहुंच गई है जहाँ इसे कुछ चाहिए होगा तो वो तुमसे बच्चों की तरह फरमाइश नहीं करेगी। खुद को
खुद को कसूरवार समझना बंद करो। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, वो कहती हुई उठ गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। एनी बिस्तर पर बैठी नॉवल पढ़ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हुरैन अंदर आई। एनी ने नज़र उठाकर देखा। वो चलते चलते इसके पास आई। मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? जी। वो इसके पास बिस्तर पर बैठ गई और कुछ देर एनी के चेहरे को देखती रही। एनी हुरैन की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। वो आई एम सॉरी, वो झिझकते हुए बोली। किस लिए? हुरैन इसे ऐसे ही देख रही थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने सच्ची दिल से नहीं कहा, बस निकल गया। बस ऐसे वही निकलता है जो दिल में होता है। हुरैन मुस्कुराई। सच्ची कसम ले ले मम्मी। वो बोलती कि हुरैन ने इसे टोक दिया। चुप, कसम लेने की ज़रूरत नहीं, और किसी और की कसम नहीं लेते, यानी ये शिर्क है। कसम सिर्फ अल्लाह की लेनी चाहिए, और वो भी तब जब आप सच्चे हों। इसकी बात पर एनी चुप कर गई। हुरैन ने गहरी सांस ली। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था एनी, अगर हाथी झुलस कर रह गया तो राख मैं भी हो जाऊंगी, और राख भी ऐसी कि जिसे कोई समेट कर फूंक मार दे तो इसका वजूद हुआ में धुएं की तरह बिखरता चला जाता है। हुरैन की बात पर एनी इसे यकटक देखती रही। तो आपको अब पछतावा हो रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन एनी, इसने किसी का कत्ल नहीं किया, मगर इससे कत्ल हुआ ज़रूर है। मेरे यकीन का, मेरे इतबार का। मेरी जान बचाते बचाते वो शायद ये भूल गया कि अगर मोहब्बत के महल में इतबार की दीवारें न रहें तो वो किसी मिट्टी के घरोंदे की तरह ज़मीन बोस हो जाती है। हुरैन की आंख से गिरता आंसू देख एनी ने इसका हाथ थामा। हुरापी, सब ने पूछा मुझसे तुम पछताओगी तो नहीं, और मुझे लगा था कि तब मेरे पछताने के दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो तब मेरे साथ कब्र तक जाएंगे। अब इनसे मोहब्बत करना छोड़ दें, फिर ये पछतावा कब्र तक नहीं जाएगा। एनी को खुद नहीं पता था इसने क्या बोला, लेकिन वो अपनी हुरापी का दर्द दूर करने के लिए हर नामुमकिन चीज़ भी कर जाए। इसकी मोहब्बत निकाल दूँ? हुरैन ज़ख्मी सा मुस्कुराई। मेरे जिस्म में हादी की मोहब्बत रगों में बहते खून की तरह सरायत करती है। मोहब्बत निकालने की जुर्रत करूँगी तो मर नहीं जाऊँगी। एक कहता है किसी की चाहत को निकाल देने से दिल धड़कना छोड़ देता है, दूसरा कहता है मोहब्बत निकालने से जान निकल जाएगी। क्या इसके कदर तकलीफ़ देता है किसी की चाहत को तर्क कर देना? एनी ने खुद से सवाल किया। वो हर इस शख्स को देख रही थी जो दिल देकर बेबस हो चुका हो, और वो खुद भी इनमें से एक थी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको पार्ट कैसा लगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।